चलिए बच्चों, आज जो है आगे जो है साइंस में जो है आगे का सिलसिला शुरू करते हैं हम लोग जो है विज्ञान में। तो पिछली क्लास में जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि वियोजन की अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो मैंने बताया था कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक जो है टूट के जब वियोजन की अभिक्रिया है, तो मैंने बताया था कि जब एक अभिकारक टूटे तो टूटने के बाद जो है रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो है दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे तो वे जो कहलाती है अभिक्रिया, उसको जो है वियोजन की अभिक्रिया कहलाती है। तो मैंने वियोजन क्यों होता है, कैसे होता है समझाया था कि वियोजन जो है कई तरीके से हो सकता है। उष्मा के कारण हो सकता है, प्रकाश के कारण हो सकता है, या जो है विद्युत धारा के कारण हो सकता है। तो मैंने उष्मा के कारण जो है समझाया था आपको कि उष्मा के कारण कैसे होता है। किसी भी जो है पदार्थ को या किसी भी जो है यौगिक या किसी भी तत्व को अगर किसी भी अभिकारक को गर्म करें हम, तो कैसे वो टूटता है दो या दो से अधिक उत्पादों में। ठीक है, तो आज जो है सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं, प्रकाश के द्वारा वियोजन की अभिक्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो उसका नाम हम सेकेंड वाला डालते हैं, प्रकाशीय वियोजन की अभिक्रिया, या इसको बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन बोल सकते हैं। अपघटन इस टूटना ही होता है, प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं आप प्रकाशीय वियोजन की अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन की अभिक्रिया। तो एकदम सीधा सीधा साफ साफ है। तो वियोजन का मतलब होता है टूटना। एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटेगा। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद जो है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो पीछे मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से समझाया है कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। ठीक है, देख लीजिएगा पीछे का वीडियो। तो प्रकाशीय अपघटन, तो जो वियोजन की अभिक्रिया प्रकाश के कारण होती है, यानी जो अभिकारक जो है प्रकाश के कारण दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है, उस अभिक्रिया को जो हम प्रकाशीय अपघटन या प्रकाशीय वियोजन की अभिक्रिया कहते हैं। या कह सकते हैं इस तरीके से, जब वियोजन प्रकाश के कारण होता है, जब वियोजन प्रकाश के कारण, या सूर्य के लिख सकते हैं यहाँ पे, सूर्य के प्रकाश के कारण होता है, तब इस अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन की अभिक्रिया या प्रकाशीय अपघटन कहते हैं ना जी, अपघटन कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन की अभिक्रिया, या इसको क्या कहते हैं जी, प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। जैसे एग्जांपल लें, अगर सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सूर्य के प्रकाश में रख दें, किसमें रख दें, सूर्य के प्रकाश में रख दें, तो ये टूट जाता है, सिल्वर में टूटता है। ठीक है, सिल्वर में टूटता है, और जो है यहाँ से क्या निकलती है जी, क्लोरीन गैस निकलती है। तो आप देखिए सिल्वर सॉलिड होता है, धातु है सॉलिड। आइए, सिल्वर क्लोराइड जो है मैंने आपको सिखाया था कि जब अभिकारक और उत्पादों को जो है उनके अवस्था के रूप में लिखना, तो ये जो होता है सिल्वर क्लोराइड, ये भी सॉलिड होता है, ठोस होता है। तो इससे सूर्य के प्रकाश में जो अभिक्रिया हुई तो सिल्वर जिसे टूटा। ठीक है, सिल्वर टूटा और इससे जो है क्लोरीन गैस निकलेगी, ये गैस है। जब भी गैस अभिक्रिया से निकलती है तो मैंने बताया है आपको कि ऊपर की तरफ क्या दिखाई जाती है, तीर। तो आपको समझ में आया होगा कि जब भी सिल्वर क्लोराइड को जो है सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो तुरंत अभिक्रिया करेगा और टूट जाएगा। सिल्वर में, किसमें, सिल्वर में यानी चांदी में, और क्लोरीन गैस में, किसमें, क्लोरीन गैस में। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रकाशीय अपघटन। देखिए इधर एक अभिकारक है हमारा, अभिकारक कितना है जी, इधर अभिकारक एक है, उत्पाद कितने जी, उत्पाद कितने जी, उत्पाद दो है। कितने हैं, उत्पाद कितने जी, दो है। अभिकारक एक है और उत्पाद कितने जी, दो है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो है
कि जब ए हमारी वियोजन की अभिक्रियाएं जो है प्रकाश के कारण होती है तो इसको हम बोलते हैं जो प्रकाशीय अपघटन या प्रकाशीय वियोजन की अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए यहाँ तक जो है इसको अगली जो है वियोजन की अभिक्रिया पढ़ते हैं तीसरी प्रकार की, ठीक है, विद्युत धारा की। विद्युत के कारण जो है वियोजन कैसे होता है, ठीक है। तो विद्युत अपघटन इसको बोलते हैं, विद्युत अपघटन बोलते हैं, अपघटन इसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटन या विद्युत के कारण जो है वियोजन की अभिक्रिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी एकदम सीधी सीधी इसकी परिभाषा डिफिनीशन एकदम साफ है कि जब भी जो है विद्युत के कारण कोई भी अभिकारक जो है दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है तो उसको हम कहते हैं विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटन या विद्युत की वियोजन अभिक्रिया, विद्युत के द्वारा वियोजन की अभिक्रिया। तो होता क्या है कि कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो है, ठीक है, तो उसमें जो है आप ध्यान देते होंगे एक यूज होता होगा कैथोड और एक होता होगा एनोड। जो भी अभिक्रिया कराएंगे कैथोड एनोड की बात कर रहा है तो हमेशा जो है हम डीसी करंट लेके अभिक्रिया कराएंगे। डीसी करंट टू टाइप्स के होते हैं, आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, एसी करंट और डीसी करंट, ठीक है। इसको अल्टरनेट करंट करते हैं, इसको जो है डायरेक्ट करंट कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में जो है आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। तो एक बैटरी जैसे देखे होंगे तो बैटरी पे जो होता है एक माइनस लिखा होता है एक प्लस लिखा होता है, एक माइनस लिखा होता है और एक क्या लिखा होता है जी, प्लस लिखा होता है। तो बैटरी भी डीसी करंट का ही एक डीसी करंट उत्पन्न करने का ही एक जरिया है बैटरी। तो कैथोड जो होता है उसी माइनस को ही कैथोड कहते हैं, माइनस वाला जो हमारा होता है कुंडी उसी को कैथोड कहते हैं, जो प्लस वाला होता है उसको हम एनोड कहते हैं, जो प्लस वाला होता है एनोड कहते हैं। तो जब भी जो है विद्युत की अपघटन की अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है, तो जो भी उत्पाद होता है, जो भी अभिकारक होता है वो दो भागों में जब भी टूटता है तो एक कैथोड पे जाके रुकता है, एक एनोड पे जाके रुकता है। तो क्या होता है इसके बारे में पहले इसका डिफिनीशन लिखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लें तो जो हमारा ये पानी होता है, पानी में अगर जो है हम विद्युत प्रवाहित करें, तो पानी जो दो चीजों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन जो है अलग अलग टूट जाएगा। तो हाइड्रोजन पे जो होते हैं, हाइड्रोजन जो होता है इस पे प्लस चार्ज होता है हमेशा, या जो है प्लस होता है, इसलिए कैथोड पे जाके मिलेगा। कहाँ मिलेगा जी? कैथोड पे। और ऑक्सीजन कहाँ इकट्ठा होगा जाके? ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलेगी? एनोड पे। ऑक्सीजन जो होती है, अगर इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम, तो ऑक्सीजन में जो होता है, अगर इसके चार्ज निकालने की कोशिश करें हम इस पे, ठीक है, इसके आयन की निकालने की बात करें,
ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होती है निगेटिव होती है, निगेटिव चार्ज होता है इस पे, और इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा जो है आपको पता ही है कि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो भी अगर ये पॉजिटिव वाला है तो तुरंत जाएगा खटाक से निगेटिव वाले के पास यानी कैथोड पे, और ये निगेटिव है तो तुरंत जाएगा पॉजिटिव वाले के पास जो है एनोड पे। समझ में आया? तो कोई पूछे कि जब H2O में जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या प्रवाहित की जाती है? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलती है? कैथोड से या एनोड से? तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन पे जो है प्लस आयन होता है, तो प्लस आयन होता है तो इसलिए वो जो है माइनस से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? माइनस से। ठीक है, इसको संतुलित कर लेते हैं, तो संतुलित करेंगे तो 2H2O होगा। ठीक है, संतुलित करना आपको पिछले वीडियो में सिखाया है, देख लीजिएगा ध्यान से। अगर एक और ले KCl इसे बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड को जो है अगर हम विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो पोटेशियम प्राप्त होगा और जो है क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। तो पोटेशियम पे प्लस आयन होता है, धातु है, इसलिए प्लस है तो यह कहाँ से निकलेगा? कैथोड से। कैथोड पे जमा होगा। कहाँ जमा होगा? कैथोड पे जमा होगा। और क्लोरीन गैस कहाँ से निकलेगी? ये जो माइनस चार्ज होता है क्लोरीन पे, ये जो होगी एनोड से। जब आपको संयोजकता पढ़ाया जाएगा तो आप समझ में आपको समझाया जाएगा वहां पे कि ये प्लस, हम प्लस क्यों कह रहे हैं, इसको माइनस क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आया? इसको अगर हम इसको जो है संतुलित करते हैं, 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। 2K इधर भी, 2Cl इधर भी, 2Cl इधर भी। तो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया क्या होती है? विद्युत के द्वारा वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? आपको समझ में आया होगा। वियोजन अभिक्रिया का मतलब ही होता है कि एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटना। एक अभिकारक का 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटना। चलिए अब अगली अभिक्रिया पे चलते हैं। जो भी होगा, ये भी जो हम पोटेशियम क्लोराइड लिखे थे, पोटेशियम क्लोराइड, जब भी विद्युत अपघटन किया जाएगा हमेशा जो है उसका जो है जलीय विलयन रहेगा, क्योंकि यहाँ जलीय विलयन लिखा गया है। क्या लिखा गया है? तो यहाँ पोटेशियम क्लोराइड जो भी होगी वो गलित होगी। कैसी होगी? पिघली हुई होगी ना, क्योंकि पिघली हुई नहीं होगी तो उसमें जो है विद्युत अपघटन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसका जलीय विलयन चाहिए हमको। क्यों? विद्युत अपघटन करने के लिए क्या चाहिए? जलीय विलयन चाहिए। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, तो विद्युत अपघटन में क्या होता है जी? यौगिक का जलीय विलयन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? यौगिक का जलीय विलयन, को उसमें अच्छी तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। अब आगे चलते हैं अगली अभिक्रिया के बारे में, तीसरी। तो तीसरी अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, या उसको जो है प्रतिस्थापन भी कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है विस्थापन या प्रतिस्थापन की, इसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक जब एक दूसरे से जो है रिएक्शन करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो उसमें जो एक खास तत्व होता है वो दूसरे यौगिक को जो है, दूसरे यौगिक में जो तत्व होता है उसको उसके स्थान से हटा देता है। यानी अपने स्थान से उसको क्या करता है जी? हटा देता है। तो यानी कि स्थान चेंज हो गया उसका, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसको कर दिया, यानी कि स्थान चेंज हो गया। तो विस्थापन का मतलब ये होता है कि स्थान बदलना, स्थानांतरित होना। तो विस्थापन का मतलब होता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया ये होती है तो उसमें जो एक तत्व जो होता है दूसरे तत्व को उसके स्थान से हटा देता है, तो इसीलिए उसको कहते हैं विस्थापन की अभिक्रिया। तो विस्थापन की अभिक्रिया भी दो तरीके की होती है। एक होती है एकल विस्थापन की अभिक्रिया, दूसरी होती है द्विविस्थापन की अभिक्रिया। एकल का मतलब एक जो है तगड़ा वाला जो है उसको हटाएगा, ठीक है, लेकिन वो डर के मारे उसको उसके जगह पे जाने की कोशिश, जो हटाएगा, जैसे कहने का मतलब यहाँ ए है, ए बी है, इस तरीके से ए बी और ये सी डी रिएक्शन किए, ए बी और सी डी रिएक्शन किए, तो ए जो है तेज पड़ा, तो इस जो है ए जो है इस सी की जगह पे चला गया, यानी ए और डी हो गया, एक साथ क्या हो गया? ए और डी हो गया। लेकिन सी जो है हटेगा यहाँ पे, तो सी की हिम्मत नहीं होगी कि सी जो है बी का हाथ पकड़ ले। किसका हाथ पकड़ ले? बी का। यानी कि जब एक तरफा ही बस होगा, क्या होगा जी? एक तरफ से ही होगा। जब एक तरफ से जो विस्थापन बस होता है तो उसको हम बोलते हैं एकल विस्थापन की अभिक्रिया। तो इसको जो है डिटेल में आगे समझेंगे। पहले विस्थापन या प्रतिस्थापन की अभिक्रिया क्या होती है चलिए लिखते हैं यहाँ पे। वह रासायनिक अभिक्रिया
वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। विस्थापन की अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन की अभिक्रिया कहलाती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है, यानी कि जो तगड़ा हो, जिसके पास पावर ज्यादा हो, वह जो है दूसरे तत्व को जो है उसके यौगिक से हटा दे और उसके स्थान पे स्वयं आ जाए। तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसको जो हम क्या कहते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें जो है हम बताएं कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है। एक मैंने बताया एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकल का मतलब होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें जो है कि एक जो है उसको दूसरे स्थान पे हटाएगा, दूसरा वाला उसके स्थान पे। जैसे कि अगर हम लोहे को जो है रिएक्शन कराएं, लोहा सॉलिड होता है, सॉलिड लिख ले, ठीक है। लोहे को जो है कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करवाएं, एक ही होता है, जली विलयन होता है कॉपर सल्फेट का। तो जो भी रिएक्शन होता है होगा क्या कि जो ये लोहा है कॉपर सल्फेट के जो है जगह पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा जी? कॉपर की जगह पे आ जाएगा, यानी FeSO4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? FeSO4 आएगा। ये अभी क्या होगा? जली विलयन नहीं होगा, एक ही होगा। मैंने समझाया है इसको। और जो है कॉपर जो है यहाँ पे विस्थापित हो जाएगा सॉलिड धातु के रूप में। किसके रूप में? धातु के रूप में। देखिए एकल विस्थापन हुआ, एक विस्थापित किया दूसरे को, एक विस्थापित किया दूसरे को, ठीक है, एक जगह से हटा दिया, क्या किया जी? दूसरे को। अब दूसरा हो जाएगा, अगर एक एग्जांपल इसका और लें तो जेडियन जो है, जिंक जो होता है सॉलिड होता है, सॉलिड जिंक का जो है अगर हम कॉपर सल्फेट के साथ जो है रिएक्शन कराएं, यही है AQ जली विलयन है। AQ का मतलब एक्वस फॉर्म, यानी कि जली विलयन, इसके साथ जो है रिएक्शन करवाएं तो जेडियन जो है कॉपर की जगह ले लेगा और क्या जी? कॉपर जो है अलग से अपना जो है साइड में हट जाएगा। ये भी जो होगा AQ फॉर्म ही होगा। समझ में आया होगा आपको। द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है? द्विविस्थापन को समझ लेते हैं, ठीक है। अभी आपको समझाते हैं कि कौन सा तत्व किसको हटाएगा, ठीक है, कौन सा तत्व किसको हटाएगा। द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है, द्विविस्थापन को समझते हैं। तो द्विविस्थापन में जो होता है दोनों तत्व जो एक दूसरे को हटाएगा तो एक वाला जो हटेगा उसके स्थान पे चला जाएगा। तो द्विविस्थापन को कल समझते हैं। उससे पहले हम यहाँ एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि विस्थापन हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है। तो जो तत्व होते हैं, अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं, वो दूसरे तत्व को उनके स्थान से हटा देते हैं। तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन है, यानी कौन तत्व किसको हटा सकता है? तो सबसे जो है अधिक क्रियाशील जो है, इस तरीके से सारणी हम बनाए तो पोटेशियम आएगा, इसको पोटेशियम कहते हैं, इसको सोडियम कहते हैं। अब हम नाम लिखते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे। कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद जो आएगा आपका एल्युमिनियम आएगा, जिंक आएगा, फिर इसके बाद जो है जिंक के बाद जो है आयरन लोहा आएगा, इसके बाद जो है टीन स्टेनस बोलते हैं टीन को, फिर जो है आपका आ जाएगा प्लम्बम लेड जिसको बोलते हैं हम शीशा, ठीक है।
इस तरीके से आएगा। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो एक क्रियाशीलता घटती है। क्या जी? क्रियाशीलता का घटते क्रम है। क्या जी? घटते क्रम है। क्रियाशीलता का क्या जी? घटते हुए क्रम है। यानी पोटेशियम अगर सोडियम से रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम सोडियम को हटा सकता है। यानी अगर आप इस तरीके से रिएक्शन कराएं, पोटेशियम अगर सॉलिड है, अगर NaCl के साथ जो है रिएक्शन कराएं तो जो होगा पोटेशियम होगा सोडियम को इसकी जगह से हटा देगा, क्योंकि इससे अधिक क्रियाशील पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम। तो K क्या हो जाएगा? KCl प्लस Na आ जाएगा। यहाँ पे KCl प्लस Na आ जाएगा। यानी पोटेशियम जो होगा सोडियम को उसके स्थान से हटा देगा, क्योंकि यह अधिक क्रियाशील है। आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से नीचे और है। इसके बाद जो है यहाँ हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद जो है अगर हम लेना चाहें तो कॉपर आ जाएगा। कॉपर के बाद जो यहाँ पारा Hg आ जाएगा। Hg के बाद जो है Ag आ जाएगा, सिल्वर। और सबसे जो है कम क्रियाशील मिले तो आपका गोल्ड जो है आयरन हो जाएगा। गोल्ड जो है सोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? सोना हो जाएगा। यानी कि जो जिसके ऊपर है उसको हटा सकता है। यानी पोटेशियम चाहे तो सबको विस्थापित कर सकता है, सोडियम अपने से नीचे वाले को सबको विस्थापित कर सकता है, कैल्शियम अपने से नीचे वाले को सबको विस्थापित कर सकता है, मैग्नीशियम अपने से नीचे वाले को सबको विस्थापित कर सकता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है हम कल समझाएंगे। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसके बाद जो है कल जो है कोशिश करेंगे कि यह लेसन जो है समाप्त हो जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको पता चल जाए कि हम वीडियो डाली गई है, तुरंत आपको जो है आपके जो है इनबॉक्स में जो है मैसेज चला जाए अगर यहाँ से हम वीडियो अपलोड करें तो। ठीक है, तो आज रहने देते हैं यहीं तक। धन्यवाद।